बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं सर और उसकी पूरी टीम, स्पेशली भटनागर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जिन्होंने अभी जूम मीटिंग हमारे साथ ज्वाइन की है। एएनएम्स हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। बहुत सारी चीज़ें बातों बातों में भटनागर साहब ने बता दी हैं जो मैं कहना भी चाहता हूं और आगे विस्तार से कहूँगा। सबसे पहली बात तो ये, जो कोरोना जो फैला हुआ है इसको हमने हराना है। तो हराने से पहले हमें किसी से लड़ाई करते हैं अगर किसी दुश्मन से, तो सबसे पहले हम उसको जानना पसंद करते हैं, जानना चाहेंगे कि वो शायद म्यूट हो गया था मैं। सर आप ऑडिबल? यस सर। आप सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। मैं सबका स्वागत करता हूं, और आज का दिन हम जो अभी भटनागर साहब ने शुरुआत की थी बताने की कि हम जिस बीमारी से लड़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी के साथ ही हम उसको हरा सकते हैं। तो अभी मेरी स्लाइड शायद आपको दिख रही होंगी। ये दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब। तो मैं इसका वो F5 से नहीं चल रहा था, मैं इसको दूसरे से करके देखता हूँ। एक्चुअली इसको बड़ा कर लें। हाँ जी, हो गया F5 से भी हो जाता है जी। तो आज हम दोबारा से, क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों के साथ ये प्रोग्राम कर चुका हूँ, फिर से शुरू से हम स्टार्ट करते हैं कि तो पिछली आपकी ट्रेनिंग थी डॉक्टर साहब, वो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ और पीएचएन एलएचबी के साथ थी। आज हमारे साथ आंगनवाड़ी वर्कर है। तो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट है फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर के। जी। एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट है, एक तरफ आईसीडीएस है। तो डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड के लोग आज हमारे साथ। आजकल काफ़ी चला हुआ है ना, जैसे कि हम कहते हैं चाइना के साथ लड़ाई हुई, एलएसी पे लड़ाई हुई। तो सच में ये जो लोग हैं जो आज हमारे को अटेंड कर रहे हैं, ये एलएसी के योद्धा हैं। असल में तो ये जाते हैं फील्ड में लोगों के साथ, लोगों को डायरेक्ट जो डील करते हैं। हम तो यहाँ बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। दूसरा वो लोग हैं जो आईसीयू में उनके साथ मौत से पंजा लड़ा रहे होते हैं और उनको मौत के मुंह से निकाल रहे होते हैं। तो इन सबको हमारा सलाम। एक बार फिर हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं कि ये कोविड-19 जिसको बोलते हैं, पहले कभी इसको SARS-CoV-2 भी कहा गया, एक नोवल कोरोना वायरस का नाम भी दिया गया था। इससे मिलते जुलते और भी जो वायरस हुए हैं, जैसे सार्स बोलते थे उसको, एक मर्स हुआ करता था। तो ये सारे जो रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, ये कोरोना वायरस एक प्रजाति है जो आरएनए की प्रजाति है। आरएनए में भी कोई सिंगल स्ट्रैंड होता है, कोई डबल स्ट्रैंड होता है, कोई डीएनए वायरस होते हैं, डीएनए वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस के हैं, मीजल्स वगैरह के हैं। तो शुरू में हम ये कहते थे, ये स्लाइड पहले की बनी हुई है, कि भारत में कम कुप्रभाव हुआ है। कुप्रभाव तो खूब है। अभी हम नंबर 3 पे पहुंच गए जैसे आपने कहा, और मेरे ख्याल महीना पहले तो हम 10 नंबर पे भी नहीं थे, उससे भी पीछे थे। तो धीरे धीरे कहाँ से कहाँ हम इसके शिकार होते जा रहे हैं। ये अपने पैर पसार रही है। इसमें अलग अलग देशों में जो अलग अलग इंसिडेंस हो रहा है, उसके लिए इम्यूनिटी का होना और जो वायरस की प्रजाति है, कई बार उसकी जो क्षमता है वो कम ज़्यादा हो सकती है। और भी कई फैक्टर्स होते हैं, कहीं पे ठंड ज़्यादा है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है। इसकी शुरुआत हुई थी वुहान शहर जो कि चाइना का है, और वहाँ पे भी वेट मार्केट जो थी, जो मीट मार्केट थी, वहाँ से शुरू हुआ था। वहाँ के लोग चमगादड़ और पेंगोलिन को खा लेते हैं, और कहा जाता है कि ये वायरस ओरिजिनली चमगादड़ और पेंगोलिन्स में हुआ था, फिर वहाँ से वो ह्यूमन में आ गया। और क्योंकि लोग हवाई यात्रा से एक देश से दूसरे देश में फटाफट पहुँच जाते हैं, तो देखते ही देखते इस वायरस ने चाइना से निकल के इटली, यूरोप और फिर सारी दुनिया को अपना शिकार बना लिया। और केरल में अपना सबसे पहला केस 30 जनवरी को आया था, और कुछ लोगों का मानना है कि ये वायरस लैब का बनाया हुआ भी है। अब हमने देखा है कि रोगियों की जो गिनती है वो तो रोज़ बढ़ रही है, जिसको हम डबलिंग टाइम कह देते हैं। शुरू में ये डबलिंग टाइम 10 दिन था,
अब शायद 15 दिन है, कई जगह पे ये 50 दिन है, जैसे अमेरिका में अब 50 दिन है। इसका मतलब है कि जितने केसेस आज हैं, आज से 15 दिन के बाद उतने डबल होने की उम्मीद है। ऐसा हम अपने इंडिया के लिए कह रहे हैं, हमारा 15 दिन का डबलिंग टाइम है। तो जितने भी केसेस होते हैं उसमें से एक तो हम ये देखते हैं कि टोटल केस कितने हो रहे हैं, अस्पताल में दाखिल कितने हो रहे हैं, उनमें से सीरियस कितने हैं, उनमें से वेंटिलेटर पे कितने हैं, कितनों की मौत हो गई। ये सारा स्टैटिस्टिक्स जो डेटा है, इसमें आप लोग बल्कि बहुत मदद करते हो कि ये बताने में कि कितने केस हैं। कितने केस तो सर्वे करने से पता लगता है ना, और फिर टेस्ट करने से पता लगता है। मुंबई और दिल्ली ये सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के, और बचा हुआ तो शायद कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे केसेस ना आ रहे हो। अब ये जब मैंने ये स्लाइड बनाई थी तो मास्को में सबसे ज़्यादा आ रहे थे, अब हम उससे आगे निकल गए हैं, अब हम आ गए हैं उसकी जगह पे। लक्षण के बारे में हमें सबको पता होना चाहिए। आप तो हेल्थ से रिलेटेड हो, जो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है उनको भी अवगत कराना है, उनको भी पता होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए, और इवन रिक्शा वाले को पता होना चाहिए। किसी को बुखार हो, थकान हो, सूखी खांसी हो, तो कोई बात और दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले कोविड का हमें दिमाग में आना चाहिए कि कोविड हो सकता है। कुछ और भी लक्षण हैं जो इन तीनों के अलावा, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा शक होना चाहिए। जैसे किसी को सूंघने की शक्ति कम हो जाए, स्मेल कम आ रही हो, किसी के स्वाद में फ़र्क हो रहा हो, ख़ास तौर पे मीठे में, किसी का गला दर्द कर रहा हो, शरीर टूट रहा हो, जैसे डेंगू में होता है, मलेरिया में होता है, इस टाइप का किसी को बदन टूट रहा हो, दस्त लगे हों, आँखों में लाली भी एक नया सिम्टम है, और आमतौर पे आँखों में लाली लेफ़्ट साइड में पाई जाती है। ये सारे सिम्टम्स अब नए ऐड कर दिए गए हैं, और किसी को स्किन पे चटके से बन जाते हैं। इनमें से 2 अगर किसी को हों, इन सारे हमने जो लिखे हैं 7 में से किसी को 2 हों, तो आप ये मान लीजिए कि उसको कोविड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, उसका टेस्ट जरूर होना चाहिए। और ये फैलता कैसे है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। एक होती है बूंद के जब आगे छोटे हिस्से हो जाते हैं उसको ड्रॉपलेट बोलते हैं। ये ड्रॉपलेट नाक और मुंह से हम निकालते हैं, चाहे हम बात करें, चाहे हम छींकें, चाहे खांसें। बात करते हुए बहुत कम ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बहुत कम वायरस निकलते हैं, लेकिन जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो उनका एक तरह से भंडार सा एकदम से आ जाता है गश में। तो ये हैं 2 तरीके जिससे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, नाक से या मुंह से, बोलते हुए या खांसते या छींकते हुए। ये जो वायरस जो हवा में आ जाते हैं ड्रॉपलेट्स के रूप में, फिर वो कहीं ना कहीं पे तो टिकेंगे, चाहे तो आप अपने हाथ पे ले लोगे, चाहे आप रुमाल पे ले लोगे, या ऐसे हवा में भी आपने छींक दिया, तो वो कोई किसी न किसी जगह पे जाके वो बैठ जाएंगे वो वायरस। फिर दूसरा कोई व्यक्ति उसी जगह पे हाथ लगाएगा तो उसके हाथों में आ जाएंगे। अब वो वही हाथ जब अपने मुंह को, नाक को, आँख को लगाएगा तो वायरस उसकी बॉडी में चला जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। कुछ लोगों में ये भ्रांति थी कि शायद ये खून से फैलता है, मच्छर से फैलता है, सेक्स से फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रास्ते से एक दूसरे को, चाहे तो कॉन्टैक्ट से, जैसे हाथ मिलाने से, गले मिलने से, इससे मिल सकता है, या हवा में जैसे सांस लेते हैं अगर मास्क नहीं पहना हो तो। कोविड फैलने के लिए क्या क्या खास चीज़ें ज़रूरी हैं? अगर हमारा फासला, किसी से हम मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, या किसी मरीज़ को मैं देख रहा हूँ, अगर मैं उसके 3 फुट के दायरे के अंदर हूँ तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए सभी को इस पे जोर दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग अगर 6 फुट हो तो हम बिल्कुल सेफ़ हैं। 3 फुट और 6 फुट के बीच में होना ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा उतनी बढ़िया। 3 फुट से कम की दूरी खतरनाक है। जब हम किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं या एक ही थाली में खा रहे होते हैं तो आमतौर पे 3 फुट के अंदर होते हैं, इसलिए उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम बर्तन, मान लो चम्मच हम एक दूसरे का यूज़ कर रहे हैं, किसी का तौलिया यूज़ कर रहे हैं, ब्रश यूज़ कर रहे हैं, कपड़ों को शेयर कर रहे हैं, इन सब से भी हम इस वायरस से एक्सपोज हो सकते हैं। और कभी एक साथ बैठ के हम टीवी देखें, ताश खेल रहे हैं,
तब भी वो दूरी भी नहीं रहती और आमतौर पे उस वक्त कोई मास्क भी नहीं पहन रखा होता। तो ये सारे तरीके हैं, ये सारी जगह है, आप लोगों को ये ख़ास तौर पे पता होना चाहिए, क्योंकि आप आगे लोगों को बताएंगे कि इन चीज़ों से बचना है। एक दूसरे से फासला कम से कम 3 फुट, हो सके तो 6 फुट, एक साथ खाना बैठ के एक ही थाली में ना खाएं। आपने अगर बैठ के खाना खाना है तो टेबल के अक्रॉस बैठें, एक व्यक्ति इधर बैठा है तो दूसरा दूसरी तरफ बैठे, और एक दूसरे के बर्तन वगैरह बिल्कुल शेयर नहीं करने। ये सारी चीज़ें आपने सबको बतानी भी हैं और खुद समझनी भी है। अब कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं, अभी हमने सिम्टम्स की बात करी थी, उनको कोई सिम्टम ही नहीं होते, उनको हम एसिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स बोलते हैं। सिर्फ टेस्ट करने पे उनका पॉजिटिव आता है, बाकी उनको या तो कुछ होता ही नहीं है या इतनी मामूली होती है उनकी तकलीफ़ कि वो ध्यान भी नहीं देते। अब किसी को 2 दफ़ा लैट्रिन आ जाए, सपोज लूज मोशन 2 आ जाएं, और उसके बाद वो ठीक हो, तो उसको बात ही नहीं करेगा, किसी को बताएगा भी नहीं, हालांकि ये लक्षण कोविड का हो सकता है। तो इस तरह के रोगी बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि 80% लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, लेकिन ये दूसरों को रोग फैला सकते हैं। तो एसिम्टोमेटिक होने के फ़ायदे तो ये हैं कि उनको तकलीफ़ नहीं हुई, नुकसान ये है कि उन्होंने फैलाया बहुत लोगों को, और ना कोई उनको ये कह पाया कि आप आइसोलेट हो जाओ, क्योंकि उनको कुछ था भी नहीं, तकलीफ़ ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें सर्वे करने से समझ में आएंगी जब सबका टेस्ट हो और वो बताएं कि उनको कोई तकलीफ़ हुई थी या नहीं हुई थी। इस कोविड का जो कोर्स क्या होता है जब किसी को कोविड हो जाता है। सबसे पहले जब वो बंदा किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गया, चाहे खांसी छींकने से, हाथ मिलाने से, तो उसके अंदर वायरस एंटर कर जाएंगे। अब जब वायरस एंटर कर जाएंगे, उससे लेके और एक जो जिसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड, ये इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है। कईयों में 2 दिन होता है, कईयों में 14 दिन भी हो सकता है। उस दौरान में वायरस बॉडी के अंदर गया, वायरस ने अंदर जाके अपनी संख्या बढ़ाई, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होता गया। जब वायरस बॉडी में बढ़ता गया एक लेवल के बाद उसमें फिर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। वो मरीज़ चाहे खांसी, चाहे छींकें, चाहे उसको पेट में दर्द, चाहे उसको स्किन पे चेंजेस, चाहे बुखार, कुछ ना कुछ सिम्टम्स उसको आने शुरू हो जाते हैं। इस दौरान में जब उसको सिम्टम्स नहीं थे लेकिन वायरस उसके अंदर था, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और एक स्टेज होती है जब वो सिम्टम आने से जस्ट पहले की स्टेज होती है, उसको बोलते हैं हम प्री सिम्टोमेटिक। हर रोगी कम से कम 3 दिन पहले, जब से उसको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं उससे 3 दिन पहले वो औरों को फैलाना शुरू कर देता है, तो वो इन्फेक्शियस हो जाता है। इन्फेक्शियस तो है लेकिन वो खुद को उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर 1 हफ्ते के बाद ये टाइम होता है जब IgM एंटीबॉडीज़ बनते हैं। ये बॉडी हमारी खुद की बॉडी अपने वायरस से जो दुश्मन आया है उससे लड़ाई करने के लिए ये एंटीबॉडी बनाती है IgM। ये IgM जिसका टेस्ट करते हैं पॉजिटिव आता है, इसका मतलब उसके अंदर वायरस है और बॉडी उससे लड़ाई कर रही है। एक फिर स्टेज आती है रिकवरी की, 14 दिन के बाद ये शुरू हो जाती है जब IgG एंटीबॉडीज़ बनते हैं। IgG एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यूनिटी बताती है, IgM बताता है इन्फेक्शन और इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी तैयारी। ये IgG जो है ये होता है जो 2 हफ्ते के बाद आता है, इससे पता लगता है और इससे वो बीमारी फिर ख़त्म हो जाती है। फिर जब IgG आ जाता है तो M की ज़रूरत भी नहीं होती है और वायरस भी आलमोस्ट ख़त्म होने शुरू हो जाता है। तो तब ये स्टेज आ जाती है जब हम रिकवरी की बोलते हैं। इसलिए 14 दिन का हम जो क्वारंटाइन बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि वो व्यक्ति IgG बना चुका होगा और वायरस से वो साफ़ हो चुका होगा। पिछली बारी किसी ने मेरे से विंडो पीरियड पूछा था। अगर विंडो पीरियड की हम बात करें, ये सिर्फ लैब के टेस्ट के बिना हम नहीं कह सकते। जब IgM बना नहीं और उसके अंदर वायरस आ चुका है जो कोविड से पॉजिटिव हो सकता है, कोविड टेस्ट जो RT-PCR है वो पॉजिटिव हो और IgM नेगेटिव हो, उस स्टेज को हम विंडो पीरियड कह सकते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस तो ये है कि जितना जल्दी हम इलाज कर दें, किसी का हम विंडो पीरियड में इलाज कर दें तो बीमारी नहीं होगा, उसको आगे वो तकलीफ़ ही नहीं होगी। उसका तो एक तरह से अबॉर्शन जो कर देते हैं, किसी को बीमारी हुई, आपने इलाज ही फटाफट शुरू कर दिया, उसको सिम्टम भी आने से पहले आपने उसको
पूरी दवाइयाँ दे दी तो हो सकता है उसको वो तकलीफ़ ही ना हो। तो ये थी इस स्लाइड की इम्पोर्टेंस। आपको ये याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले वायरस आता है, फिर बीमारी के लक्षण आते हैं, फिर हमारी रिकवरी शुरू होती है, और फिर ये 14 दिन के बाद जो रिकवरी शुरू होती है, यहाँ से IgG जो है, ये जो आप सुनते होंगे प्लाज्मा डोनर, ये लोग प्लाज्मा डोनर होते हैं जो IgG जिनके पास काफ़ी मात्रा में होता है। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि 80% लोगों को कुछ भी नहीं होता या बहुत कम तकलीफ़ होती है जिसको बताते भी नहीं हैं। 15% लोगों को कुछ तकलीफ़ होती है, उनमें से भी माइल्ड वाले ज़्यादा होते हैं, और कुछ लोगों को माइल्ड से ज़्यादा इतनी हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल में भी दाखिल होना पड़ सकता है। सिर्फ 5% होते हैं जो ज़्यादा तकलीफ़ वाले होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसे लोग कौन होते हैं। उन 5% लोगों को ICU में दाखिल होना पड़ सकता है, और उनमें से आधों को वेंटिलेटर, सुना होगा आपने, वेंटिलेटर की सपोर्ट चाहिए होती है। और फिर ज़्यादातर मरने वाले वही होते हैं जो इतने सीरियस होते हैं, ICU में जाते हैं, जिनको वेंटिलेटर लग जाता है, और जो वल्नरेबल भी होते हैं वो अक्सर नहीं बचते। कुछ अपवाद हैं, कुछ यंग लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर एक बारी मैं बता दूं कि 4 से 14 दिन में रोग शुरू हो जाता है, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी रोधक प्रतिशत जो इम्यूनिटी बढ़ने लग जाती है। लक्षण आने के, जब पहला लक्षण आया है, फर्स्ट डे बुखार का है, वहाँ से लेके उससे भी बल्कि 3 दिन पहले से व्यक्ति संक्रमण कर सकता है, और 10 दिन तक वो संक्रमण कर सकता है। उसके बाद अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव भी आए तो भी वो संक्रमण नहीं करता, वो वायरस वो कमज़ोर हो चुका होता है। ये स्टैटिस्टिक्स बताने के लिए है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इस रोग से मरने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जो लोग बुज़ुर्ग हैं या जो उनके साथ और बीमारियां हैं, अब मैं उनकी जानकारी देना चाहता हूं। वो नाजुक मरीज़ हैं, उनका ध्यान ज़्यादा रखना है। उनको हमें समय पे हर चीज़ समय पे देनी है, तभी हम उनको बचा पाएंगे। क्योंकि 80% लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, और जिनको बहुत कुछ होता है वो ये हैं, या तो 60 साल से ऊपर वाले, या जिनको ब्लड प्रेशर है, दूसरी बीमारियां हैं जैसे दमा है, TB है, धूम्रपान करते हैं, जिनको HIV है, जिनको मोटापा है, ये सारी बीमारियों वाले, जिनको कैंसर है, ये सब लोग बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। इनकी इम्यूनिटी कम होती है, इनको बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है, और इनको जब कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। उनको बचाना मुश्किल हो जाता है अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो हम इलाज पे ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देते कि इलाज करना तो जो लोग इलाज कर रहे हैं, जो सरकार ने नियम बना रखे हैं, उसके हिसाब से इलाज होगा। हमारे हाथ में है बचाव करना, और बचाव करने में आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान होगा कि आप लोगों को अवेयर करें। पहले खुद का बचाव करें, फिर औरों को समझाएं कि हम बचाव कैसे करें। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई कहते ना, हींग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा। तो इसमें क्या लगना है, आपने हाथों को साफ करना है। किसी अनजान वस्तु को छूने से पहले, छूने के बाद हाथ को साफ करें। पहली बात तो छूना नहीं, अगर छूना पड़ जाए तो हाथ को साफ कर लो। और 3 दफ़ा अगर हम भाप ले लें, इसमें भी कोई हमारा खर्चा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 दफ़ा बीटाडीन के गरारे कर लें तो ये तो तय है कि वायरस जाएगा तो गले से ही, नाक से या गले से। और गले वाला वायरस जो अगर चला भी गया है तो एकदम से वो कोई जेट एयरप्लेन से तो जा नहीं रहा। पहले वहाँ के वायरसेस वहाँ पे आसपास पहले जमेंगे, अपना ठैया बनाएंगे, फिर आगे जाएंगे। तो अगर हम बीटाडीन से गरारे कर लें तो हम उनको, वो कहते हैं ना कि निप द इविल इन द बड, बीमारी को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दो। तो वहीं पे बीटाडीन के गरारे से हम उसको वहाँ ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम बार बार पानी का सेवन गर्म पानी का करें, हालांकि गर्मी है, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये मान के कि ये दवाई है, इससे भी, गर्मी से भी वायरस को काफ़ी हद तक मारा जा सकता है। बाज़ार के खाने की चीज़ें जो हैं वो वैसे भी गले को ख़राब करती हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी कम करती हैं। उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनको पेशेंट ने टच किया हो सकता है और वो हमारे पास पहुंच जाएंगे, हम उसको टच करेंगे, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। नियमित, एक तो नियमित और एक संतुलित, इन दोनों का मतलब समझ लीजिए। संतुलित होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सब हमें नियमित खाने हैं, यानी कि समय समय पे भोजन समय पे खाना, उचित मात्रा में खाना, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। ये जो
भोजन के अंदर हम कहते हैं ना, फल फूल होने चाहिए, घी भी अच्छा है, शुगर भी अच्छी है, सारी एक उचित मात्रा में, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। एक धूम्रपान का मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी बीमारी भी यही है, और ऐसे ही है कि जिसको हम कोई अपने आप तो धूम्रपान हो नहीं जाता, अगर हम चाहें तो रोक सकते हैं। ये बचाव का सबसे अच्छा तरीका है बीमारियों से बचने का, धूम्रपान ही ना करो। और कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर लेनी चाहिए, जैसे विटामिन सी है। विटामिन सी हर उस फ्रूट में है जिसमें जूस होता है, एप्पल में, आंवला में, इनमें बहुत है। विटामिन डी है जो हमें धूप से मिलता है। जिंक आजकल काफ़ी चर्चा में है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के सप्लीमेंट्स हैं, ये हमें लेने चाहिए। जो बीमार नहीं हैं इनके लेने से वो बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, तो हमें नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नई नई दवाइयाँ आती जा रही हैं। हम दवाइयों के नाम में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये तय है कि बचाव ही सबसे अच्छा इसका इलाज है। और अगर हम हाथों की सफाई की बात चली थी, तो हाथों को साफ कैसे करें? साबुन और पानी, अगर साबुन और पानी है तो वो सबसे बढ़िया है। 20 सेकंड कम से कम। कुछ लोग तो कहते हैं हर 2 घंटे में हाथ धो ही लेने चाहिए, चाहे आपने किसी चीज़ को छुआ या नहीं छुआ। ये वहम पालना अच्छी बात है। 20 सेकंड का मतलब होता है कि आप जब तक आप साबुन लगाते हो, उसको, वायरस को, बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसको काम करने के लिए 20 सेकंड लग जाते हैं। अगर पानी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है, अब आप फील्ड में हो, रास्ते में हो, तो आपके पास एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र हमेशा आपके पर्स में होना चाहिए। उसको हाथ धोने की वैसे एक पूरी अलग प्रक्रिया है, 10 स्टेप्स होते हैं, कभी आप YouTube पे देख लेना। कोई भी हिस्सा रहना नहीं चाहिए जहाँ पे साबुन पानी या अल्कोहल का जो आपने सैनिटाइज़र यूज़ किया है, वो सारे कहते हैं नूक्स एंड कॉर्नर, हर हिस्से पे लगना चाहिए। उसको अल्कोहल बेस्ड है, वो तो अपने आप उड़ जाता है, 20 सेकंड के बाद वो बचता नहीं है। और साबुन पानी का जो इस्तेमाल करते हैं, एक बहुत अच्छी बात है कि साबुन पानी के उसे हाथ को धो लिया आपने, फिर उसको साफ अगर करते हैं, अगर आपने पोंछना है, ऐसा नहीं कि किसी भी टॉवल से पोंछ लिया। किसी भी टॉवल से पोंछ लिया तो फिर तो वो सारी सफाई ख़त्म। या तो उसको अपने आप सूख जाने दो, या आप एक डिस्पोजेबल टिश्यू जो होते हैं ना, उससे आप इसको साफ कर सकते हो, सौंप सकते हो। दूसरों से 6 फुट की दूरी सबसे बढ़िया, कम से कम 3 फुट, 6 फुट बेस्ट है। अपने आँख, नाक और मुंह, इसको छूने से हमें बचना चाहिए। किसी मजबूरी में अगर हमें छूना भी है तो या तो टिश्यू से, या फिर हाथों को पहले साफ़ करें, फिर छुएं और फिर हाथों को साफ़ करें। ऐसा करने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर किसी को छींक आ जाए, खांसी आ जाए, तो उस वक़्त उसका मुंह ढका होना चाहिए। टिश्यू पेपर से ढकें तो बेस्ट है। अगर कुछ भी नहीं है तो अपनी स्लीव्स में ऐसे खांसी करनी चाहिए, हाथ पे नहीं, तो ऐसे, क्योंकि ऐसे करने से वो जो वायरस बैक्टीरिया हैं वो कपड़े में रह जाएंगे, और कपड़े में ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। फिर उस कपड़े को तो आप जब धो लेंगे, प्रेस कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हाथों को तो आप या तो धोएंगे या फिर आपको सैनिटाइज करना होगा। अगर किसी वजह से आपने अपने हाथों पे भी छींक ले ली है, मजबूरी में कभी ऐसा हो जाए, तो हाथों को इमीडिएटली आपको सैनिटाइज करना होगा। किसी को बुखार हो, खांसी हो, सांस की तकलीफ़ हो, उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ताकि वो आगे उसका इलाज बताएं। थोड़ी भी तकलीफ़ हो तब भी आपको घर पे ही रहना है। घर पे रहने की बात इसलिए है कि आप दूसरों को तो नहीं फैलाओगे ना, और घर पे रहने से आपकी इम्यूनिटी बेटर होएगी। अगर आप आराम करोगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। अगर ज़रूरी है किसी मजबूरी में आपको घर से बाहर निकलना, और चाहे आप स्वस्थ भी हो, तब भी आपको मास्क पहन के जाना है। और सबसे ज़रूरी है मास्क की डिस्पोजल। जो मास्क आपने बाहर पहना था, वही मास्क आपके घर अंदर नहीं आना चाहिए। मान लो हवा के अंदर कुछ वायरस रहे होंगे, जो उस मास्क के बाहरी सतह पे, जो नाक से परली तरफ है, जहाँ पे आप कभी हाथ भी लगा सकते हैं, तो उस मास्क को घर के अंदर आने से पहले आप अपनी दहलीज पे एक डिस्पोजेबल, एक गत्ते का डब्बा रख लो। मास्क को उतार के उसमें वहाँ रखना है। चाहे तो आप
एक डिटर्जेंट का डब्बा बना के या बाल्टी में डिटर्जेंट डाल के रख लो, उसी में आके सीधा ही डिटर्जेंट डाल दो। अगर डिस्पोजेबल मास्क है तो ढक्कन वाले किसी गत्ते वाले डब्बे में रख दो, और उसको 3 दिन के बाद, अगर हम 3 दिन उसको कुछ नहीं करेंगे तो सारे वायरस बैक्टीरिया वैसे ही मर जाते हैं, 3 दिन तक कोई नहीं जिंदा रहते। और अगर उसको धूप में रख देंगे तो सबसे बढ़िया है। अब किसी को तेज बुखार हो, सांस की तकलीफ हो, ऑक्सीजन कम हो रही हो, आपने सुना होगा पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापते हैं, ये वो लोग हैं जिनको अस्पताल में तुरंत जाना चाहिए। अगर ये देर कर देते हैं तो फिर वो जो आपने सुना है ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब वो उतनी तकलीफ में अस्पताल में टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जहां से बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो लोग विदेशी यात्रा करके आए या पॉजिटिव हों, उनको तो डेफिनेटली अलग रखना होगा। एक मुद्दा है कि हम मास्क को पहने कैसे। मास्क तो हम कह देते हैं मास्क पहन लो। मास्क पहनने से पहले सबसे पहले हाथों को साफ करना है, चाहे साबुन से, चाहे आप अल्कोहल बेस्ड वाले सैनिटाइज़र से। मास्क इस तरह से पहनना है कि मुंह और नाक दोनों अच्छी तरह से ढके होने चाहिए। बहुत लोगों को देखा है उनकी नाक खुली होती है और मास्क पहन रखा होता है, वो ना पहनने के बराबर है। कुछ एक ऐसे मास्क होते हैं जिसमें वो स्ट्रैप्स लगी होती हैं। सबसे पहले हमें ऊपर वाली स्ट्रैप्स जो कान के ऊपर आएंगी उसको लगाना है, फिर ठीक से फिट हो जाए, नीचे वाली स्ट्रैप बाद में लगानी है। एक बार एडजस्ट कर लें, क्योंकि आपने हाथों को साफ़ किया हुआ है, इस वक्त आप फ्रेश आपका जो मास्क लगा है ठीक से एडजस्ट कर लें। आपको ऊपर नीचे जो करना कर लो। अब उसके बाद आप मास्क को छेड़ना नहीं है। बार बार छेड़ेंगे तो अगर बाहर वाली सरफेस पे जो वायरस लगे होंगे वो आपके हाथों पे आ जाएंगे, फिर उन हाथों से आप कहीं और पे हाथ लगाएंगे, किसी और चीज़ को छुएंगे और आप उसको फैला सकते हैं। अगर मास्क गीला हो गया या ख़राब हो गया, फिर आप नया मास्क लगा लें। और जो मास्क यूज़ कर लिए गए हैं, अभी हमने बताया था कि उनको पेपर बैग में रख के और उसको 3 दिन के लिए ढक के रख दो, और उसके बाद अगर आपको दोबारा भी यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। बहुत सारे मास्क ऐसे भी होते हैं जो कॉस्टली होते हैं, हम उनको यूज़ एंड थ्रो नहीं यूज़ कर सकते। जो मेरे को पसंद है, मैं तो अपना घर का ही मास्क जो है, आप अपने रुमाल को भी अच्छा मास्क बना सकते हो। तो होममेड मास्क जो है, एक तो ये सस्ते होते हैं, उसका मटेरियल भी अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बने बनाए जो सिंथेटिक जो मास्क होते हैं, उनकी स्मेल एक अलग से होती है, उनमें एक प्लास्टिक की स्मेल होती है, कईयों को उससे भी एलर्जी होती है, उससे छींकें आने लग जाती हैं। तो आप अपना मास्क बना लो, और जब मास्क बनाएंगे उसको अच्छी तरह से धुला हुआ होना चाहिए और फ्रेशली। मैंने अगर अभी मास्क लगाना है तो मैं अभी प्रेस करके फिर लगाऊंगा। प्रेस करने से सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया साफ़ हो जाते हैं। जो N95 मास्क होता है ये महंगा होता है, और ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए या उन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है जो ICU में काम करते हैं, जो रात दिन अस्पतालों में काम करते हैं। आम आदमी के लिए घर का बनाया हुआ कपड़े का 3 लेयर्ड मास्क बहुत सफिशेंट होता है, क्योंकि इससे ड्रॉपलेट्स बिल्कुल रुक जाती हैं। कुछ मास्क आपने देखा होगा उसमें वाल्व लगा होता है, वो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो औरों के लिए सेफ़ नहीं है। उस वाल्व से जो आपकी मास्क से जो आप हवा निकालते हो वो छन के नहीं जाती है। और कई बारी घर पे भी मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमने अभी देखा था, नाजुक मरीज़, 60 साल से ऊपर, शुगर, BP, कैंसर, HIV, जिनको भी हम समझते हैं कि इनको अगर तकलीफ़ हो जाएगी तो वो जानलेवा हो सकती है, ऐसे व्यक्तियों के साथ आप अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे लोग स्वस्थ दिखते हैं लेकिन कोविड के पेशेंट हो सकते हैं, एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, उनके पास जाने से पहले आप मास्क लगा लें, चाहे आप अपने घर पे भी हों। उनको हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। ये मैंने अपने घर में खुद का बनाया हुआ मास्क है। पहले मैंने प्रेस कर लिया, फिर उसको डबल फोल्ड कर लिया, एक यहाँ पे मैंने एक पट्टी रख दी है, चाहे नाला भी रख सकते हो, उसके ऊपर फोल्ड कर लिया, फिर इसको ऊपर से बांध दिया, एक लाइन मैंने नीचे बांध ली ताकि अच्छी तरह से फिट हो जाए। ये मेरा अपना घर का बनाया हुआ मास्क है, कोई खर्चा नहीं, और मैं इसको रोज़ चाहे दिन में जब भी यूज़ करके आऊँगा, आके फिर इसको धो लूँगा, फिर इसको मैं प्रेस करके पहन लूँगा। अब कुछ चीज़ें जो बाहर से आती हैं, कई बार
उस पे भी हमें ये डाउट रहता है कि किसी ने उस पर छींक दिया हो, खांस दिया हो, अपने गलत हाथ उस पर लगा दिए हों, तो उनको रिसीव करने के लिए भी एक अलग से आप एक बॉक्स बना के रख दो अपने गेट पे, अपनी दहलीज पे, एंट्री पे, कि जो भी आए उसमें रख दो। अगर उस चीज़ को आपने रख के छोड़ दिया कम से कम एक दिन, दूसरे दिन अगर उसमें वायरस कीटाणु रहे भी होंगे वो सब साफ हो जाते हैं। एक और तरीका है कि आप उस पर स्प्रे कर सकते हो, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी आते हैं, आप खुद भी बना सकते हो। हाइपो सोल्यूशन का, आप कोलिन की बोतल में हाइपो सोल्यूशन का जो है ना 1% सोल्यूशन बनाओ, उस पर स्प्रे कर दो, जो चीज़ बाहर से आई है 1 मिनट 2 मिनट के बाद उसके सारे वायरस सब साफ़ हो जाते हैं। ये स्प्रे जो मैं बता रहा हूँ ये मैं ख़ास तौर पे अपने जूतों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जूते तो हम बाहर से आते हैं तो उसके ख़ास तौर पे तलवे पे काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, गंद भी लगता है, मिट्टी भी लगती है, हो सकता है वायरस भी हो। तो घर पे आते ही अपने जूते को स्प्रे कर लो उससे, हाइपो सोल्यूशन से। अब अभी तो लॉकडाउन का काम इतना रह नहीं गया, लॉकडाउन अब धीरे धीरे खुल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को घर से काम करना पड़ता है। लॉकडाउन जैसा है, 50% लोग अभी भी काम कर रहे हैं घर से, मैं भी घर से ही काम कर रहा हूँ। तो ऐसे में हमें नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए, हमें हमारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए मर गए जी, ये आ गया, कोरोना आ गया, अब तो क्या क्या जीवन में बचा ही क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ आपकी हॉबीज़ हैं उनको आप इनकलकेट करो, और आप तो वैसे भी सुबह से शाम तक सामाजिक कार्य करते हो। जो लोग नहीं करते, सामाजिक कार्य में जो एक खुशी मिलती है ना, वो उसका कोई जवाब नहीं है, उस जैसी कोई बात ही नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हो तो बहुत खुशी होती है। आप ईश्वर का स्मरण करो, खुद से दोस्ती करो, ये सारी चीज़ें जब आप फुर्सत में हो, लेकिन आप लोगों को फुर्सत नहीं है। कुछ और चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर पेट के बल लेटने की प्रैक्टिस करो, ये भी आपको कोरोना से बचाव करने में मदद करेगी और इलाज करने में भी मदद करेगी। किसी को कोरोना हो जाए तो पेट के बल लेटने से जो लंग्स का जो पिछला हिस्सा है वो खुलता है। ऐसे में पेट के बल लेट के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत सारे नाम हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उज्जयी। इन सब के अलावा सीधी सी आप गुब्बारा ले लो, खुद भी फुलाओ, अपने बच्चे अगर साथ हैं तो उनसे भी फुलवाओ, मोमबत्ती जला के उसको बुझाओ और धीरे धीरे उसका डिस्टेंस बढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लंग्स को, क्योंकि ये बीमारी मेन तो लंग्स पे असर करती है। अब फिर दोबारा एक बारी मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि क्या चीज़ें हमें इससे बचाव कर सकती हैं। 3 दफ़ा स्टीम लेना, 3 दफ़ा गरारे करना, गर्म पानी पीना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। खाने के अंदर अगर हम बीज जो होते हैं, मगज़ बोलते हैं जिसको, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सारी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। स्प्राउट्स आपने सुना भी होगा और यूज़ करते होंगे। स्प्राउट्स बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें भी बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं। विटामिन डी, सी और जिंक, ये सारी हमारे काम की चीज़ें हैं। और आप लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं, जिनको हम कोविड वॉरियर्स कह सकते हैं। सारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो एएनएम्स हैं, आंगनवाड़ियाँ हैं, जो एलएचवीज़ हैं, जितने भी आप लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनको स्पेशली हम एक बार फिर शाबाशी देना चाहते हैं, सलाम करना चाहते हैं। और अभी तो पेंडेमिक एक्ट जो था उसको भी इन्होंने सुधार कर दिया है। बीच में सुना था कुछ लोगों ने बदसलूकी की थी, ख़ास तौर पे कुछ एरियाज़ में लोगों ने ये भ्रम फैला दिया था कि ये लोग जो आ रहे हैं ये बीमारी फैलाने के लिए आ रहे हैं या आपका खून ले जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। तो आप अपने फील्ड में डटे रहें। आप लोगों का जो एक बहुत अच्छा काम है कि आप लोग रोगी और डॉक्टर के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। जो डॉक्टर ने रोगी को समझाना है, कई बार डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता या उनको उनकी लोकल लैंग्वेज ही नहीं आती है। जो व्यक्ति लोकल लैंग्वेज में बता सकता है वो सबसे अच्छा समझाने वाला होता है, और वो काम आप करते हो। जो डॉक्टर ने बताना चाहा है वो आप उनको, रोगियों को अच्छी तरह से समझा देते हो, और जो रोगी बताना चाह रहा है या रोगी का जो डेटा है वो आप डॉक्टर्स को बताते हो। तो सारी योजनाएं जो सरकार बनाती है, अगर आप लोग नहीं हो तो फिर वो कागज़ों में ही रह जाएंगी।
उनको अमली जामा जो पहनाते हैं वो लोग आप हैं, और आप लोगों का मरीजों के साथ एक दोस्त बन के, एक सहेली बन के जो एक रिश्ता है वो बहुत ही काम का है। अब इस महामारी में हम एक टीम की तरह से काम करते हैं, जैसे फ़ौज में होता है ना, हर आदमी का अपना अपना काम है। किसी का काम रसद पहुंचाना है, किसी का काम हथियार पहुंचाना है, कोई हथियार चलाता है। तो ये सारी आपके अलग अलग काम बटे हुए हैं। आपको जो काम मिला है आप अपना काम बढ़िया से करो, और हर रोग के विभिन्न चरणों की, जैसे कुछ लोगों को पहला दिन होएगा, कुछ लोगों को 14वां दिन होएगा, ये सब की जानकारी आप लोग बताते हैं सर्वे करके कि किस लेवल के मरीज़ कितने हैं। और सबसे अच्छा काम आप जो कर सकते हो, लोगों के अंदर जो गलत धारणाएं हैं उनको आप दूर कर सकते हो, और उनको बचाव के तरीके जितना आप बता सकते हो उनको कोई नहीं समझा सकता। और जिन लोगों को क्वारंटाइन में डाल दिया, क्वारंटाइन में तो एकांतवास में ज़्यादातर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते हैं, तो उनकी निगरानी, अब वो सिर्फ अकेले बैठे रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, उनकी निगरानी करना कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, या उनको एक तरह से हौसला अफजाई करना, और उनके अंदर ये भावना ना आए कि हम तो बहुत बदकिस्मत हैं या हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। कुछ एक बीमारियों के साथ स्टिग्मा होता है, जिसको बोलते हैं ना स्टिग्मा, जो उनका एक बहिष्कार भी हो जाता है। कभी किसी टाइम पे ट्यूबरकुलोसिस वालों का, लेप्रोसी वालों का समाज में बहुत बहिष्कार होता था। तो ये बहिष्कार की भावना, हीन भावना, ये आप लोग काफ़ी हद तक दूर कर सकते हो, उनका हौसला बढ़ा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि ये बीमारी मेरे को तो नहीं हो सकती, सभी को हो सकती है। तभी तो बड़े से बड़े देश जो हैं, अमेरिका, इटली, वो सारे भी लड़खड़ा गए हैं। तो भारत में क्योंकि थोड़ा लेट आया, और शायद हमने टेस्टिंग भी उतने स्केल पे नहीं करी जिससे हमें ये पता लगे कि कितने वास्तव में पेशेंट हैं, पर इन सब के बावजूद अब हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, बहुत सारे रोगी हो चुके हैं। तो इस रोग से बचाव ही हमारी पूरी इलाज का तरीका है। आपने क्या करना है, आपने जब समुदाय में जाते हो, फील्ड में जाते हो, तो उनको सही जानकारी फैलाना है। जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है, कैसे बचाव करना है, और सबसे ज़रूरी है उसको पहचानना। जल्दी पहचानेंगे तभी तो जल्दी इलाज होगा, और फिर उसकी जान को खतरा नहीं होगा। रोकथाम के तरीके आपने अभी हमने जो डिस्कस किए वो सब खुद भी समझो, अपना भी बचाव करो, और कुछ एक सामग्री सरकार आपके थ्रू जनता तक पहुंचाना चाहती है। आपको अभी एक बुकलेट भी सर्ड वालों ने, जो बहुत अच्छी, एक एक शब्द उसमें हीरे जैसा है, वो आपको सप्लाई की है। आप उसको ठीक से पढ़ लें, और जो मकसद है, जो उसका मटेरियल है, वो सब जनता तक पहुंचाएं। अब किसको आप शक करेंगे कि इसको संक्रमण हो सकता है? हालांकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इसको कितनी बार भी रिपीट कर लो थोड़ा है। यह हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए, बुखार, खांसी और सांस में तकलीफ, इनमें से कोई भी एक है तो उसको कोविड हो सकता है। जिसके सूंघने की शक्ति या स्वाद में फ़र्क आ गया, कोविड हो सकता है। 14 दिन के अंदर अगर वो कहीं दूसरी जगह से आया जहाँ हॉटस्पॉट थे, ख़ासतौर पे अब कोई दिल्ली से जाता है तो उसको ऐसे देखते हैं, भाई ये तो कोविड का मरीज़ आ गया। ऑफिस में भी अगर किसी के पास, किसी के पड़ोसी को या कुलीग को खांसी, जुकाम, खांसी या सूंघने की प्रॉब्लम, इनमें से कुछ भी हो, तो उन सबको हम संदिग्ध मानते हैं कि इन सबको अलग रखना है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कि वो नेगेटिव है, हमें उसको पॉजिटिव मान के चलना है। जब आप फील्ड में जाते हो तो उस वक़्त आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो खुद का परिचय दोगे, फिर आप ये बताओगे कि आप क्यों आए हो, आपका मकसद क्या है, कोविड के बारे में जानकारी देनी है, लेनी है। भाषा आपकी यूं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा सरल और सहज भाषा का इस्तेमाल करते हो। आम तौर पे उसकी अपनी भाषा, अगर आप पंजाबी बोलने वाले से पंजाबी में बात करोगे उसको बहुत अच्छा लगेगा, और उसको लगेगा कोई अपना आदमी आ गया। और जो फॉर्मेट आपको दिया जाता है, आपको वो फॉर्मेट भरना है, उसका कोई कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए। और जिन लोगों को आपने एक तरह से चिन्हित कर लिया, उनको आगे फॉलो करें, और उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेस करेंगे तभी हम इस बीमारी को आगे फैलने से रोक पाएंगे। तो आपकी मदद के लिए, ख़ास तौर पे जिस फील्ड में गए हो,
वहाँ के जो प्रभावशाली लोग होते हैं ना, जैसे सरपंच हुए, नंबरदार हुए, पटवारी हो गए, जिनको लोग जानते हैं, जिनको लोग सयाना भी समझते हैं, उनको साथ में मिला लो, तो फिर आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे जो लोग, जो हमने अभी लिस्ट बनाई थी ना, जो अधिक जोखिम वाले, जो नाजुक लोग हैं, उनकी सूची बना लो, क्योंकि उनको स्पेशल केयर चाहिए, उनको तो हर हालत में बचाना ही है। और जिनके जो बच्चे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, और उनके दोनों माँ बापों को अगर क्वारंटाइन में रख दिया, उनका भी देखभाल, उनका आगे आप प्लानिंग करें कि इनकी देखभाल कौन करेगा, कुछ न कुछ उसके बारे में सोच के उनकी मदद करें। और जो बहिष्कार, कलंक वगैरह इसकी जो भावना आ जाती है, उसको आप दूर करें। तो अभी हमने ये देखा कि क्वारंटाइन में जो लोग रह रहे हैं, उनको भी अपने हाथों की अच्छी तरह से सफाई, और उनमें अगर बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको बाकियों से अलग रखना चाहिए। सोने और नहाने का अलग अलग सबका होना चाहिए। ख़ास तौर पे आजकल होम क्वारंटाइन की बात चल रही है। अगर एक पेशेंट जिस पे शक है, वो अपने घर में होम क्वारंटाइन हो रहा है, तो उसके सोने का, उसके नहाने का अलग प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें जिसको फोमाइट बोलते हैं ना, बिस्तर हुए, कपड़े हुए, इनसे एक दूसरे को बीमारी फैल सकती है। और उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको हम मान लेते हैं कि इनको क्वारंटाइन किया गया है ड्यू टू प्रॉब्लम, उनको घर पे भी मास्क पहन के रखना है। और जब भी ज़्यादा तकलीफ़, हम कह देते हैं ज़्यादा तकलीफ़ एक तो होती है लक्षण, दूसरा ज़्यादा तकलीफ़ होती है ऑक्सीजन नापना। आजकल हर आदमी के घर में एक ऑक्सीजन नापने वाला पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर होना चाहिए, अगर घर में बुज़ुर्ग हैं तो, क्योंकि बुज़ुर्गों की ये प्रॉब्लम एकदम से बढ़ जाती है। अगर हम बार बार ऑक्सीजन चेक करते रहते हैं दिन में 3-4 दफ़ा, या उनको तकलीफ़ होने पे, तो हम उनकी उस स्टेज पे मदद कर सकते हैं जहां दवाई मदद कर सकती है, बचाव कर सकती है। ऑक्सीजन का कम होना, 95 से कम अगर ऑक्सीजन आती है पल्स ऑक्सीमीटर में, तो ये एक मुद्दा है जो आगे एस्केलेट होना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए और उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। मैं अपनी बात को अभी यहीं विराम देता हूं, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।